हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है, आज का जो एक क्लास होने वाला है, ये क्लास थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। थर्ड सेमेस्टर में जिन बच्चों को एमआईसी साइकोलॉजी है या जिन बच्चों को एमजेसी साइकोलॉजी है, उसका पढ़ाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैंने शुरू कर दिया था। इससे पहले भी पढ़ाई आधा हो चुकी है, सिलेबस के हिसाब से आधा 2 यूनिट पढ़ाई खत्म हो चुकी है। हम फिर से जो शुरू किए हैं उसमें तीसरे यूनिट से शुरू किए हैं। तीसरे यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट मैंने पिछले पिछले क्लास में हो चुका है फिजिकल डेवलपमेंट। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। इमोशनल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक विकास। क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास, जब आप बोर्ड पर नजर डालेंगे, क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट सबसे पहले ये बच्चे थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए क्लास है, सेमेस्टर के लिए क्लास है थर्ड सेमेस्टर। चाहे वो किसी बच्चे का साइकोलॉजी में एमजेसी है या किसी बच्चे का एमआईसी है, तो दोनों बच्चों के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। मैंने देखा है एमआईसी बच्चों, एमआईसी के सिलेबस में कुछ टॉपिक कम है और एमजेसी में कुछ टॉपिक ज्यादा है, लेकिन सिलेबस सेम ही है। तो ये क्लास दोनों बच्चों के लिए है। दोनों बच्चों की जो क्लास है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, इमोशनल डेवलपमेंट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट को हिंदी में संवेगात्मक विकास कहते हैं। संवेगात्मक विकास, संवेग, जब आप जनरल साइकोलॉजी में पढ़ा रहा था, कॉलेज में हो या ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास में, तो संवेग, संवेग हम आपको पढ़ाए होंगे जनरल साइकोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो उसमें संवेग क्या होता है? संवेग, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। यहां पर जब आप नजर डालेंगे, संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। याद हुआ? संवेग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इमोशन कहा जाता है, जो लैटिन शब्द इमोवर से लिया गया है। जो लैटिन शब्द, कहां से? लैटिन के शब्द, लैटिन शब्द इमोवर से लिया गया है। संवेग को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। जो कहां से शब्द लिया गया है? कहां से लिया गया? लैटिन शब्द से लिया गया है। जो लैटिन शब्द इमोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना या उद्दीप्त होना। जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना या उद्दीप्त होना। इसी को कहते हैं भड़क उठना। दूसरे भाषा में कहते हैं भड़क, भड़क उठना। क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तेजित होना, उद्दीप्त होना या भड़क उठना। ये इमोशन को हिंदी में कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है संवेग को। समझ में आ गया? तो अब हम लोग जब इसके परिभाषा हम बताए थे जनरल साइकोलॉजी में, पढ़ा जब रहे थे, तो उसमें परिभाषा मैंने ये बताया था कि संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देखकर उद्दीप्त होता है। उद्दीपक को देखकर मतलब कोई डरावना चीज को देख करके डर जाता है। उद्दीप्त होना मतलब डरना, डर जाते। हम बाघ या भालू को देखे और हम डर गए, जैसे हम सांप को अचानक से देखते हैं और अचानक से डर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो हमारा शरीर उद्दीप्त हुआ, मतलब हमारा शरीर डरा, हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ। जब यह डर परिवर्तन में बदल जाता है, यह डर बदल जाता है, तो इसे ही हम संवेग कहते हैं, इसे ही हम इमोशन कहते हैं। समझ में आ गया? जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देखकर, उद्दीपक मतलब कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई डरावना चीज भी हो सकता है, बाघ भालू हो सकता है, सांप हो सकता है, कुछ इंसान भी ऐसे डरावने होते हैं। तो इस सभी चीजों को देख करके अगर हमारा शरीर और हम डर जाते हैं और डर के कारण हमारे शरीर में आंतरिक परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन देखे जाते हैं, इसी को हम संवेग कहते हैं। आंतरिक परिवर्तन क्या देखे जाते हैं? सांप को देख लेते हैं, बाघ को देख लेते हैं, भालू को देख लेते हैं, हम भागते हैं, एकदम आंतरिक परिवर्तन, हमारे शरीर के अंदर हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है। तो ये सब क्या होता है? आंतरिक परिवर्तन। मतलब अभी नॉर्मल चल रहा है और जब हम किसी उद्दीपक, डरावने उद्दीपक को देखेंगे तो हम डर जाएंगे, मतलब संवेग उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया? बाहरी परिवर्तन, जब आप संवेगिक होते हैं, जब आप देखते हैं, तो देखने के बाद संवेग को, कोई उद्दीपक को देखते हैं, देख करके बाहरी परिवर्तन कैसे होता है? जैसे आंख बड़ा बड़ा हो जाना, ये वाला जो रोंगटे होते हैं ये खड़ा हो जाना, तो ये सब क्या है? ये सब बाहरी परिवर्तन है, जो बाहर से देखे जा सकते हैं। उद्दीपन के कारण बाहर से देखे जाने वाले वो बाहरी होता है
और किसी उद्दीपक को देखकर अगर हम डरते हैं, अंदर से परिवर्तन होता है तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? बाहरी परिवर्तन मतलब शरीर के बाहर चेंज आ जाता है, आंतरिक परिवर्तन मतलब शरीर के अंदर चेंजेस आ जाता है। तो समझ में आ गया परिभाषा? जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देख करके उद्दीप्त होता है, मतलब डरता है बाघ या भालू को देख करके, तो इसे ही हम संवेग कहते हैं। समझ में आ गया? यही चीज यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देखकर उद्दीप्त होता है तो इसमें बाहरी एवं आंतरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, तो इसे संवेग कहते हैं। समझ में आ गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया बच्चों? समझ में आ गया? याद हो गया परिभाषा? जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देख करके डरता है, मतलब उद्दीप्त होता है, और उसके बाद जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो बाहरी परिवर्तन हो या आंतरिक परिवर्तन हो, तो इसे ही हम संवेग कहते हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ना है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के बाद पढ़ना है नेचर, इसका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेचर पढ़ना है। तो हम जब कहता है यही चीज जो अभी मैंने समझाया है, संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन लैटिन शब्द इमोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। मैंने कहा उद्दीप्त होना या उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग शब्द शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित मतलब डरा हुआ अवस्था, कोई उद्दीपक को देख करके उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित अवस्था से है। व्यक्ति के भाव को प्रदर्शित करता है, वह कैसा भाव है उसका प्रदर्शित करता है। मानव जीवन में संवेगों का अत्यधिक महत्व है। संवेगों को व्यक्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जिसमें से सबसे पहला जो परिभाषा है ब्रिजेज के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज, उनके अनुसार शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, संवेगों का विकास तो बाद में होता है। सही बात कहा है ब्रिजेज ने कि व्यक्ति जब बच्चे का शिशु का जन्म होता है उस समय केवल उत्तेजना होती है, उसके अंदर सिर्फ उत्तेजना होती है। क्योंकि छोटे बच्चे के सामने आप सांप दे देंगे वह नहीं डरेगा, छोटे बच्चे को आप बाघ या भालू के पास रख देंगे वो नहीं डरेगा, छोटे बच्चे के पास आप कुछ भी डरावने चीज उद्दीपक चीज रख देंगे, उद्दीप्त होने वाले चीज रख देंगे, वह नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना है। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्तेजना होती है। संवेगों का विकास तो बाद में होता है, बाद के वर्षों में होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति की समाज में पहचान होती है। जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उसे हम समझाते हैं कि यह बाघ है और यह मनुष्य को खा जाता है, घायल कर देता है, तब वह डरने लगता है। छोटे बच्चे को हम ये समझाते हैं कि यह सांप है, सांप काटता है, व्यक्ति मर जाता है, तब वह सांप से डरने लगता है। लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास उत्तेजना होती है, इसीलिए वह नहीं डरता है। एक और मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ के शब्दों में संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जब व्यक्ति डरा डरा सा रहता है तो हम समझ गए रहते हैं कि ये इसके अंदर संवेग उत्पन्न है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता को दर्शाता है। संवेगात्मक विकास किस चीज को दिखाता है? परिपक्वता को, क्योंकि परिपक्व व्यक्ति ही डरता है। परिपक्व जो नहीं होते हैं, छोटे बच्चे नहीं डरते हैं किसी भी चीज से। छोटे बच्चे जब वह बहुत छोटा है, 1 साल से छोटा है, तो वह किसी चीज से नहीं डरते हैं। तो संवेग उसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, उत्पन्न होता है जो परिपक्व होते हैं, परिपक्वता को दर्शाता है और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्तित्व का, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, उसके निर्माण में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, अदा होता है। ये कहा वुडवर्थ ने। एक और मनोवैज्ञानिक है गेट्स के अनुसार व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप एवं उससे संबंधित होता है। कहता है व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार जो है, व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप होता है। उसका शारीरिक विकास कैसा है, उसका मानसिक विकास कैसा है, उसके अनुरूप होता है, उससे संबंधित होता है। एक मनोवैज्ञानिक है रॉस के अनुसार। कौन? रॉस ने कहा संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। संवेगात्मक अवस्था में भावात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। एक मनोवैज्ञानिक है बेसन,
वर्ण तथा कैंटोबीज के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठा भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है गेल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं के उत्तेजक है। संवेग क्या है? क्रियाओं के उत्तेजक है। एक मनोवैज्ञानिक है इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास खास शारीरिक एवं ग्रंथियां क्रियाएं होती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने इंग्लिश एंड इंग्लिश ने कहा है कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है। वास्तविक बात है, जब संवेग उत्पन्न हो जाती है मतलब जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास खास शारीरिक परिवर्तन होते हैं, खास खास शारीरिक क्रियाएं होती है एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है। जब इस सभी परिभाषाओं पर नजर डालेंगे तो कहता है कि इस प्रकार संवेग व्यक्ति की एक जटिल अवस्था है। वास्तविक बात है, क्योंकि संवेग परिपक्व व्यक्ति में होता है, इसलिए जटिल अवस्था है जिसमें संपूर्ण शरीर तंत्र बाह्य एवं आंतरिक रूप से सम्मिलित तथा प्रभावित होता है। जब संवेग उत्पन्न होता है तो पूरे शरीर में आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होता है, प्रभावित होता है। हर्ष, विषाद, क्रोध, डर, सुख, दुख, प्रेम, विरक्ति आदि मुख्य संवेग है। ये सब क्या है? संवेग है। हर्ष, खुशी, कोई चीज हमें मिल गया, हम बहुत ज्यादा खुशी है, मतलब वो परिवर्तन उसके शरीर में देखे जा रहे हैं। विषाद, किसी से गुस्सा, अगर हम हैं तो हमें देखा जाता है, कोई भी आदमी समझ जाता है क्या बात है आज इतने गुस्से हैं। क्रोध, गुस्सा। डर, अगर आप डरे डरे से रहते हैं तो आपको कोई पकड़ लेगा, आपको कोई कहेगा कि नहीं यह बहुत डरा डरा सा है, वह संवेग उत्पन्न हुआ है। सुख, दुख, व्यक्ति में सुख या दुख होता है तो पता चल जाता है कि इसके अंदर संवेग उत्पन्न हुआ है। प्रेम, जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो संवेग उत्पन्न होता है, उनके ख्यालों में खोए रखते हैं। विरक्ति आदि का मुख्य संवेग है। इन संवेगों को बालक या व्यक्ति की भाव भंगिमाओं द्वारा अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। संवेगात्मक विकास क्रमबद्ध ढंग से होता है। संवेगात्मक विकास कैसा होता है? क्रमबद्ध ढंग से, मतलब एक के बाद एक के बाद एक क्रमबद्ध ढंग से विकास होता है। संवेग बालक में जन्मजात होता है। संवेग क्या होता है? बालक में जन्मजात, मतलब जन्म से ही होता है। नवजात शिशु में भी संवेग प्रदर्शित करता है। प्यार करने का या थपकी देने पर या स्पर्श करने पर खुशी का भाव प्रदर्शित करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं जन्म के समय, जन्म के बाद, तो उसे आप सहलाते हैं, स्पर्श करते हैं तो वह उसको अनुभूति होती है। थोपड़ी क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं तो वह आंख बंद करता है, डरता है। तो ये सब छोटे बच्चों में भी होती है, प्रदर्शित करता है। तथा सोते से जगाने या उसके मुंह से दूध की बोतल या माँ द्वारा स्तनों से दूर कर देने पर क्रोध प्रदर्शित करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो माँ के स्तन से दूध पी रहा होता है, उसे छोड़ा दे तो उसे भी गुस्सा आता है, मतलब संवेग उत्पन्न होता है। और उसे क्या कहते हैं, बोतल से भी अगर दूध हटा दे, मुंह हटा दे तो वो गुस्सा होता है। इस प्रकार शिशु में 2 सप्ताह की उम्र में भी 2 मूलभूत संवेग होते हैं। शिशु का जब जन्म से 2 सप्ताह हो जाता है तो उसमें भी मूलभूत संवेग उत्पन्न हो जाते हैं 2। समझ में आ गया? क्रोध एवं आनंद, दो उत्पन्न हो जाता है। एक तो क्रोध, अगर आप दूध उससे छीन लेंगे तो वो क्रोध आ जाएगा, और दूसरा आनंद, उसे कोई कोई चीज करने में आनंद लगते रहता है, जैसे उसके हाथ में कुछ दे दीजिए वो खेलते रहता है, तो आनंद उत्पन्न होता है, ये भी संवेग है। 2 वर्ष की उम्र तक होते होते संवेगिक विकास पूरा हो जाता है। 2 वर्ष जब हो जाता है तो उसका पूरा संवेगिक विकास हो जाता है। इसके बाद संवेगों में तीक्ष्णता आने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है संवेगों में स्पष्टता एवं तीव्रता आने लगती है। जब वो 2 वर्ष से ऊपर की उम्र होती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है संवेगों में तीव्रता आती है, तरह तरह के संवेग उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब तेजी से संवेग उत्पन्न होने लगता है। तो ये है हम लोगों के बीच इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट में संवेगात्मक विकास। आज हम लोग इसके परिभाषा पर बात किए हैं, अगले दिन हम लोग इसके स्वरूप यानी नेचर पर बात करेंगे, और नेचर के साथ सिलेबस में देख लेते हैं कि अगले दिन हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसके नेचर पढ़ना है,
इमोशनल बिहेवियर, नेचर ऑफ इमोशनल बिहेवियर पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनलिटी पढ़ना है। तो ये दो चीज पढ़ना है। एक दिन पढ़ लेंगे हम लोग नेचर ऑफ इमोशनल बिहेवियर और उसके अगले दिन ये पढ़ लेंगे। तो इसी तरह से उसके अगले दिन फिर क्लास होगा एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन का थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इसी तरह से पीडीएफ में मैं भेजता हूं, तो आप लोग परिभाषा हो, स्वरूप हो या इसके लक्ष्य हो, जो भी भेजते हैं आप लोग निश्चित रूप से अपने कॉपी में लिखते रहेंगे। जब आप लिख लेंगे तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पढ़ लेंगे, अगर नहीं तो फिर जब ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूं कॉलेज में तो उस समय भी आप पूछ सकते हैं कि सर मैंने नोट्स तैयार कर लिया है, बस आप एक बार और समझा दीजिए ऑफलाइन में, तो मैं समझा दूंगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ये क्लास होने वाला है, ये क्लास थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। थर्ड सेमेस्टर में चाहे एमजेसी बच्चे हो चाहे एमआईसी का बच्चे हो, दोनों बच्चों के लिए यह क्लास बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में मैंने सिलेबस के हिसाब से आधा से ज्यादा पढ़ा दिया है। उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी तीसरा यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जब समाप्त हो जाएगी तो समय मिलेगा तो हम कॉलेज में ऑफलाइन भी इस चीज को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा किए थे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट के नेचर के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इमोशनल बिहेवियर। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ इमोशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कह सकते हैं संवेगात्मक व्यवहार की प्राकृतिक या स्वरूप, या इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी विशेषता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषता। स्वरूप, प्राकृतिक या विशेषता सभी एक ही है। तो संवेगात्मक व्यवहार की प्राकृतिक स्वरूप और विशेषता जो है, इस पर आज हम लोग नजर डालेंगे। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है, एमजेसी हो चाहे एमआईसी हो। तो समझ में आ गया बच्चों? सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके स्वरूप पर चर्चा करते हैं। हम लोग डेवलपमेंट में, हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट में कल पढ़े थे। क्या पढ़े थे इमोशनल डेवलपमेंट में? संवेग एक भावात्मक स्थिति है। जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देख करके उद्दीप्त होता है तो उसे हम संवेग कहते हैं। उद्दीपक में कुछ भी हो सकता है, बाघ हो सकता है, भालू हो सकता है, कोई चीज डरावना हो सकता है, जो कुछ भी देख करके, मतलब वह उद्दीपक है। कोई वस्तु हुआ या कोई जीव है, उसको देख करके अगर हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, मतलब यह संवेग ही है। तो संवेग के आज हम लोग नेचर पर बात करेंगे कि संवेग जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में क्या क्या होता है, क्या क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है। बिहेवियर लिखा हुआ है ना, क्या क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो जब हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है तीव्रता। क्या आता है? तीव्रता, इंटेंसिटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं तीव्रता। तीव्रता क्या होता है बच्चों? तो तीव्रता के बारे में समझेंगे। कहता है संवेग में तीव्रता पाई जाती है। वास्तविक बात है, संवेग में तीव्रता पाई जाती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो मतलब तेजी से भागते हैं, उस किसी भी कार्य को करने का तेजी बढ़ जाता है, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, हमारे व्यवहार में इतना तेजी से परिवर्तन आता है, इसलिए इसे तीव्रता कहा जाता है। तो ये हो गया तीव्रता। कहता है कि संवेग में तीव्रता पाई जाती है। संवेगों में तीव्रता होने के कारण यह व्यक्ति या बालक में एक प्रकार का तूफानी उत्पन्न आता है। तूफान कैसे आता है बच्चों? एकदम जोर से एकाएक आ जाता है, बहुत जोर से आ जाता है, तो वह तूफानी होता है। इसलिए कहता है संवेग में जो होता है वह तूफानी परिवर्तन होते हैं। अशिक्षित व्यक्ति तथा शिक्षित व्यक्ति में तीव्रता की मात्रा भी अंतर होता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है और अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे, दोनों के तीव्रता में अंतर होता है। अंतर कैसे होता है? शिक्षित व्यक्ति किसी भी चीज से जल्दी डरते नहीं है, वह समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद वह डरते हैं। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति तुरंत डर जाते हैं, तुरंत वह अपने व्यवहार में चेंजेस ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। इसीलिए कहता है तीव्रता की मात्रा में भी अंतर होती है शिक्षित और अशिक्षित में। शिक्षित व्यक्ति संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। शिक्षित व्यक्ति संवेग जो उत्पन्न होता है उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अगला है सार्वभौमिकता। क्या है? सार्वभौमिकता। 2 नंबर देखिए आप, सार्वभौमिकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सलिटी। क्या कहते हैं?
यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी में कहता है संवेगों में सार्वभौमिकता या व्यापकता होती है तथा वह सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान होता है। सभी प्राणियों, प्राणियों मीन्स पशु हो या मानव हो, सभी प्राणियों में विद्यमान होती है, मतलब पाया जाता है, और यह व्यापकता होती है इसका। मनुष्य को शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ तथा वृद्ध प्रत्येक अवस्था में संवेग दिखाई पड़ते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है उस समय से लेकर के अब प्रौढ़ अवस्था तक सभी अवस्था में संवेग दिखाई देते हैं। पशुओं में भी संवेग दृष्टिगोचर होते हैं, पशुओं में भी संवेग पाए जाते हैं। जब किसी वो डरावने चीज को देखेगा तो वो देखिएगा उसका आंख पूरा उसी की तरफ बना हुआ है, एकदम से भड़क उठता है उसको देखकर। प्रत्येक व्यक्ति में इनकी प्रबलता एक समान नहीं है, यह बदल जाती है। सभी व्यक्तियों में एक समान संवेग उत्पन्न नहीं होता है। किसी चीज को कोई देख के ज्यादा डरता है, किसी चीज को कोई देख के कम डरता है। मान के चलते हैं सांप को देख करके एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता है और एक व्यक्ति नहीं डरता है। जैसे हम लोग छिपकली को देख करके नहीं डरते हैं और महिलाएं सब बहुत ज्यादा छिपकली को देख के डर जाते हैं। कॉकरोच हो गया, घर में कॉकरोच आएगा वो देख करके डर जाती है महिलाएं और पुरुष व कम। तो कहने का मतलब सभी व्यक्तियों में एक समान संवेग उत्पन्न नहीं होती है। जैसे बिल्ली को उसके बच्चे को छेड़ने पर, बालकों को उसका खिलौना छीनने पर, बिल्ली को उसका बच्चा अगर छीन लेंगे तो उसका संवेग, बालकों को हाथ से खिलौना छीन लेंगे उसका संवेग, व्यक्ति को उसकी आलोचना करने पर क्रोध आ जाता है उसका संवेग। अतः स्काउट के अनुसार निम्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों में एक ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। मतलब इन लोगों का कहना है स्काउट के अनुसार ये सभी में एक प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। किसी के बच्चे को आप छीनेंगे तो उतना ही गुस्सा आएगा, किसी का आलोचना आप करेंगे तो उतना ही गुस्सा आएगा, और किसी बच्चे का खिलौना आप छीनेंगे तो उसको भी उतना ही गुस्सा आएगा। 3 नंबर में कहता है बच्चों संवेगात्मक संबंध। क्या कहता है? संवेगात्मक संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल रिलेशन। क्या कहते हैं? इमोशनल रिलेशन, संवेगात्मक संबंध। इमोशनल रिलेशन क्या होता है? स्कॉट के अनुसार संवेग का अनुभव किसी निश्चित वस्तु के संबंध में ही किया जाता है, किसी निश्चित वस्तु के संबंध में ही किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि संवेग की दशा में एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या विचार से संबंध होता है। जब संवेग उत्पन्न होता है कब होता है? अकेले में तो होगा नहीं, वह किसी वस्तु से मिलेगा, किसी वस्तु को देखेगा, किसी व्यक्ति से मिलेगा, उसका विचार होगा। तो इस तरह से जब अकेले में संवेग उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं कोई वस्तु है, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है, इससे संवेग उत्पन्न होता है। जैसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के प्रति ही क्रोध आता है। जब व्यक्ति कोई काम करता है तो कोई वस्तु से काम करता है या कोई व्यक्ति से काम करवाता है तो उसी के प्रति क्रोध होता है। उसके अभाव में क्रोध का आना असंभव है। 4 नंबर में कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल वेरिएशन, इंडिविजुअल वेरिएशन, व्यक्तिगत भिन्नता। कहता है संवेग की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। संवेगात्मक संरचना एवं प्रकटीकरण संबंधी विशिष्टता कारण सभी व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे किसी भिखारी को देखकर एक व्यक्ति द्रवित हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसे भोजन देता है और तीसरा उसे डांट करके भगा देता है। कहता है, क्या कहता है व्यक्तिगत विविधता में कि व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति एक चीज के बारे में सबका अलग अलग विचार होता है, सबका अलग अलग संबंध होता है, सबका अलग अलग विभिन्न सोच होता है। जैसे सड़क पर एक भिखारी है तो भिखारी का काम क्या है? मांगने का। तो एक व्यक्ति अगर मांगता है तो क्या करता है? द्रवित हो जाता है। मतलब क्या कि दहल जाता है और उसे कुछ न कुछ दे देता है। दूसरे व्यक्ति उसे भोजन करा देता है और तीसरे व्यक्ति डांट कर भगा देता है। ऐसा भी तो होता है, कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई डांट के भगा देता है। इसलिए कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। अगला कहता है सुख दुख की भावना। सुख दुख की भावना में कहता है कि संवेग में अपनी विशिष्ट भावना के अतिरिक्त निसंदेह रूप से दुख या सुख की भावना होती है। जब संवेग उत्पन्न होता है तो या तो दुख की भावना उत्पन्न होती है या तो सुख की भावना उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार के संवेगों में से कुछ सुख उत्पन्न करते हैं। संवेग बहुत है लेकिन उसमें से कुछ संवेग सुख उत्पन्न करते हैं, कुछ दुख उत्पन्न करते हैं।
प्रेम का संवेग सुख है। अगर प्रेम होता है, किसी से स्नेह की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो सुख की अनुभूति होती है। जबकि भय का संवेग दुख उत्पन्न करता है। अगर डर है किसी चीज का तो भय उत्पन्न करता है। जैसे किसी व्यक्ति को आशा में सुख तथा निराशा में दुख का अनुभव होता है। किसी व्यक्ति को आशा में सुख मतलब ये आदमी हमारा ये काम कर देगा तो ये खुश है कि हम उसके आशा में बहुत ज्यादा खुश है। और निराशा, जब निराशा हाथ लगती है तो हमें दुख होता है। इसीलिए सुख दुख की भावना संवेग में उत्पन्न होती है। उसके अगला है स्थिरता की प्रवृत्ति। स्थिरता की प्रवृत्ति, स्थिरता की प्रवृत्ति में कह रहा है संवेग में साधारणतः स्थिरता की प्रवृत्ति होती है, मतलब स्थिर होता है। संवेग की मुख्य अवस्था समाप्त होने के बाद व्यक्ति की अवशिष्ट मनोदशा इस संवेग के स्थायित्व की परिचायक है। जैसे बाहर डांट खाकर घर लौटने पर व्यक्ति अपने बच्चों को डांटता एवं पीटता है। स्थिरता में परिवर्तन में कहता है, स्थिरता की प्रवृत्ति में अगर आप कहीं डांट सुन करके आ रहे हैं तो आप घर में आकर उस डांट का गुस्सा लेंगे, बदला लेंगे, तो घर वाले समझ जाते हैं कि बाहर में कुछ न कुछ जरूर हुआ है इसके साथ, इसीलिए वह समझ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्थिरता की प्रवृत्ति। समझ में आ गया। अगला है पराश्रयी स्वरूप। पराश्रयी स्वरूप को इसको छोड़ देना है। 8 नंबर में कहता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या कहता है, व्यवहार में परिवर्तन। संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार में संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन आता है। जब संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के व्यवहार में संपूर्ण परिवर्तन आता है, पूरे के पूरे परिवर्तन आता है। जैसे दया से ओतप्रोत व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग भिन्न होता है। दया से ओतप्रोत व्यक्ति, आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं, उससे ओतप्रोत व्यक्ति व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो नॉर्मल से सामान्य रहता है और जब दया की ओतप्रोत आती है तो वह सामान्य से बिल्कुल अलग भिन्न हो जाता है। 9 नंबर में कहता है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन मतलब हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। मैंने कल ही बताया था कि जब संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के शरीर में 2 तरह के चेंजेस पाए जाते हैं, एक आंतरिक और एक दूसरा बाहरी। कहता है कि संवेग की अवस्था में व्यक्ति के शरीर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के परिवर्तन आया है। बताए थे कल, परिवर्तन आया है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और दूसरा बाह्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। हृदय की धड़कन, रक्तचाप में परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन में क्या क्या आता है, हृदय की गति में परिवर्तन, अभी धक 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 धड़क रहा है, जब संवेग उत्पन्न होगा तो धक 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 इस तरह से करने लगेगा। तो ये हो गया हृदय की धड़कन एवं रक्तचाप में परिवर्तन। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगता है। श्वसन, सांस लोग धीरे धीरे पहले नॉर्मल ले रहा होता है, जब संवेग उत्पन्न होता है तो तेजी से सांस लेने लगता है। तीव्रता होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का निकलना व पाचन क्रिया का धीमा हो जाना। जब पाचन क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है तो वह जब संवेग उत्पन्न होता है तो वह धीमा हो जाता है, रुक जाना आदि आंतरिक परिवर्तन है। संवेग की दशा में व्यक्ति की कुछ बाह्य शारीरिक दशाएं भी परिवर्तन होता है। जैसे भय के समय कांपना। बाहर से क्या क्या देखते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस कहते हैं उसको, बाहर से क्या क्या देखे जा सकते हैं, तो कांपना। जब संवेग व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो वह कांपते रहता है, कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, मुख सूख जाना, मुंह सूखने लगता है, अब मुंह में लार नहीं बनता है। क्रोध के समय मुंह लाल हो जाना, मुंह पूरे लाल हो जाता है जब गुस्सा में रहता है। पसीना आना, आवाज का कर्कशन होना, प्रसन्नता के समय हंसना, मुस्कुराना, चेहरे का खिल जाना आदि यह शारीरिक क्रियाएं में परिवर्तन होता है संवेग के कारण। अगला बात कर लेते हैं मानसिक परिवर्तन। हमारे मानसिक परिवर्तन क्या क्या होता है। संवेग की स्थिति में व्यक्ति की मानसिक दशाओं में भी अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसे किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान, स्मरण या कल्पना ज्ञान के कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो सुख दुख की अनुभूति करने में भी अच्छा लगता है। तो कहता है ज्ञान के कारण सुख दुख की अनुभूति के कारण उत्तेजना के कारण कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। समझ में आ गया। मानसिक परिवर्तन कैसे कैसे होता है कि जब हमको ये मिल गया तो इसके बाद ये चेंजेस होना चाहिए, ये हो गया तो इसके बाद ये होना चाहिए। इसलिए कहता है मानसिक दशा में
अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान, स्मरण या कल्पना, ज्ञान के कारण सुख दुख की अनुभूति, अनुभूति के कारण उत्तेजना, और उत्तेजना के कारण कार्य करने की प्रवृत्ति में चेंजेस आता है। अगला बात कर लेता है बच्चों विचार, विचार शक्ति का लोप। कहता है संवेग हमारी विचार का लोप कर देता है, खत्म कर देता है हमारे विचारों का। ऐसा संवेगात्मक अवस्था में भावात्मक पहलू की प्रबलता एवं तीव्र शारीरिक हलचल की कारण होता है। यही कारण है कि संवेग के वंशीभूत व्यक्ति तभी कभी कभी ऐसा काम कर जाता है कि जिसके बाद उसे उसका गहरा पश्चाताप करना पड़ता है। विचार का शक्ति लोप, क्या कहता है विचार का शक्ति का लोप। हम विचार करते हैं कि हम अच्छा विचारते हैं कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन संवेग जब व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो वह उस विचार को भूल करके कुछ ऐसा काम कर जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए सब कुछ गलत हो जाता है, जिसका प्रायश्चित हम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संवेग सोच समझ करके व्यक्ति में उत्पन्न होना चाहिए। खास करके प्रेम वाला संवेग जो है वो बहुत ही खतरनाक है। जब प्रेम वाला संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति जाति, धर्म, गांव, समाज, मम्मी पापा सबका भूल जाता है, और तब वह संवेग उत्पन्न करके सभी का नाश करके चला जाता है, जबकि उसका प्रायश्चित वह वर्षों वर्ष तक नहीं कर पाता। अपने जीवन में उसकी कसक थोड़ी न थोड़ी सी रहती ही है कि मैंने इतने बड़े गलती काम किया था। अगला है बच्चों क्रिया की प्रवृत्ति। इधर मैंने लिखा जगह कम गया था तो क्रिया की प्रवृत्ति। क्रिया की प्रवृत्ति में कहता है स्कॉट के अनुसार संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। इसी क्रिया की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है, जैसे लज्जा या शर्म। जब संवेग उत्पन्न हो जाए, जब हम किसी चीज में गलत पकड़े जाते हैं या आप किसी चीज में गलत पकड़े जाते हैं तो हमें लज्जा या शर्म आता है। का अनुभव करने पर लड़की नीचे की ओर देखने लगती है। जब पुरुष लज्जा या शर्म से होता है, लड़की क्या करती है, वो जब किसी गलत चीज में पकड़ी जाती है तो उसका नजर नीचे की ओर हो जाती है, वो नीचे देखने लगती है या अपने मुंह को छिपाने का प्रयास करती है, मुंह ढकने का प्रयास करती है। तो ये होता है क्रिया की प्रवृत्ति। समझ में आ गया? आप जैसा काम किए हैं वैसा ही आपका व्यवहार दिख रहा है। आप गलती किया है इसलिए आपका सर नीचे हो रहा है, आप गलती किए इसलिए आपका आंख, नजर नीचे हो रहा है, और पुरुषों में शर्म और लज्जा लिहाज होता है। अगला है बच्चों मूल प्रवृत्तियों से संबंध। मूल प्रवृत्तियों से संबंध में कहता है संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति या जैविकीय उत्तेजना से होता है। मूल प्रवृत्ति या जैविकीय उत्तेजना से होता है। जैविकीय उत्तेजना मतलब जन्म से होता है। मूल प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति संतुष्टि की आवश्यकता उत्पन्न होने पर या संतुष्टि में अवरोध उत्पन्न होने पर संवेग का प्रकटीकरण होता है। मूल प्रवृत्ति जब इस तरह का हम काम करते हैं, बच्चों जैविकीय उत्तेजना जब हम जन्म से ही हमारे अंदर पाया जाता है और यह मूल प्रवृत्ति होता है, इसको संतुष्टि की आवश्यकता उत्पन्न होने पर या संतुष्टि में अवरोध उत्पन्न होने पर संवेग का प्रकटीकरण। संतुष्ट जब हम जहां नहीं होते हैं वहां पर हमको गुस्सा आने लगता है, तो ये स्वाभाविक बात है, इसलिए इसको मूल प्रवृत्ति कहे हैं। आज के क्लास में हम लोग इसके नेचर के बारे में बात किए हैं। फिर अगले दिन जो सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है, मैं अभी बता देता हूँ क्या पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि पढ़ाई बहुत हो गई है। तीसरा यूनिट चल रहा है। तीसरा यूनिट में इमोशनल डेवलपमेंट कल हुआ था, आज इसका नेचर ऑफ इमोशनल बिहेवियर हो गया। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनलिटी पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और बच जाएगा, उसको पढ़ा के हम लोग चौथा यूनिट में चले जाएंगे। तो चौथा यूनिट बिल्कुल कम है, बहुत कम है, फैमिली, स्कूल और पीड्स है, इसको जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मैं पीडीएफ भेजता हूँ, उसको भी लिखते रहिए। फिर क्लास में और ऑफलाइन जब कॉलेज में क्लास चलेगी तो उसमें भी मैं पढ़ा दूँ।
हेलो, कैसे हैं थर्ड सेमेस्टर के बच्चों। आप सभी को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी चल रही है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ाना है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ लिए हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट का मीनिंग हो गया है, नेचर हो गया है, और उसके साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनलिटी। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनलिटी पढ़ेंगे आज हम लोग। आज के वीडियो में, आज के क्लास में, आज का यह टॉपिक है जिसको हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक या भावात्मक को प्रभावित करने वाला कारक। संवेगात्मक या भावात्मक को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, कौन कौन से कारक है, आज इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जब इस पर देखेंगे, ये बुक है विकासात्मक मनोविज्ञान की, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इस विषय वस्तु पर, इस टॉपिक पे लिखा हुआ है। कहता है संवेगात्मक विकास का स्थान बालक के विकास की प्रत्येक अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संवेगात्मक विकास का जो स्थान है, जब बच्चा छोटा होता है जन्म से लेकर के और उसके बाद तक, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बालक का संवेगात्मक विकास जन्म के कुछ समय के पश्चात ही प्रारंभ होता है। संवेगात्मक विकास कब होता है बच्चों में? जन्म के कुछ ही देर बाद से संवेगात्मक विकास बच्चों में होना शुरू हो जाती है। बालक के संवेगात्मक विकास का अनेक कारकों पर निर्भर करता है। उन कारकों में से कुछ कारक निम्नलिखित है। मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं उसको बहुत कारक प्रभावित करते हैं, और उस कारक में से कुछ कारक यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें से सबसे पहला कारक जो है, विद्यालय का वातावरण। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वह विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहां पर क्या इसको प्रभावित होता है, क्या प्रभावित करता है, इस पर हम लोग देखते हैं। कहता है स्कूल इन्वायरमेंट में बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में विद्यालय का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालक जब विकास करता है, बालक के विकास में, तो विद्यालय का वातावरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय का अच्छा वातावरण पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम बालक के संवेगों को संतुष्ट करता है। विद्यालय का अच्छा वातावरण और पाठ्यक्रम बालकों को क्या करता है? संवेगों को संतुष्ट कर आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। उपयुक्त विद्यालयी वातावरण में बालक का संवेगात्मक विकास अत्यंत प्रभावी ढंग से हो पाता है। विद्यालय स्तर पर होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक के संवेगात्मक विकास को एक दिशा प्रदान की जाती है। कहता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसका पहला कारक, पहला प्रभावित करने वाला जो चीज होता है वह विद्यालय होता है, वह स्कूल होता है। स्कूल में अच्छे पाठ्यक्रम रहते हैं तो बच्चों को अच्छा प्रभावित करता है, उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होता है। अगर स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है, अगर वहां का पाठ्यक्रम ठीक नहीं है, तो फिर बच्चे को बुरा प्रभावित कर सकता है। तो पहला जो महत्वपूर्ण है वह विद्यालय का इन्वायरमेंट है, विद्यालय का वातावरण है। दूसरा जो है वह है परिवार तथा आस पड़ोस के वातावरण। पहला हो गया विद्यालय, दूसरा हो गया परिवार तथा आस पड़ोस के वातावरण। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, एक थ्योरी था जिसमें कहा गया था, जेबी वाटसन का थ्योरी बिहेवियरिज्म। उसमें उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। चाहे आप बोले तो चोर, आप बोले तो डकैत, आप बोले तो इंस्पेक्टर, आप बोले तो वकील, कुछ भी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिसको जैसे बनाना है उस माहौल में छोड़ देना है। तो इसीलिए बालक का जो विकास, भावात्मक या संवेगात्मक विकास होता है, उसमें परिवार तथा आस पड़ोस का वातावरण महत्वपूर्ण है। परिवार तो चाहेगा कि वातावरण अच्छा रहे, तभी बच्चा अच्छा कर सकता है, अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर आस पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है, आस पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है, तो फिर बच्चे में बनने की शक्ति कम जाती है, उसमें संवेगात्मक विकास और भावात्मक विकास होने का दर कम जाता है। क्योंकि जब बच्चे कितना भी आप अच्छे से घर में उसे पढ़ा लिखा लेंगे, लेकिन वो जब खेलने के लिए बाहर जाएगा तो आसपास का माहौल जैसा रहेगा, क्रिएटिव माइंड उसका उसी तरह से
होगा जब दूसरे बच्चों से मिलेगा। तो ये भी जरूरी है कि परिवार और आस पड़ोस का वातावरण जरूरी है बच्चों में संवेगात्मक विकास के लिए और भावात्मक विकास के लिए। अगला है स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास व्यक्ति का कब संवेगात्मक और भावात्मक विकास होगा? जब वह स्वस्थ रहेगा, जब वह स्वस्थ रहेगा और शारीरिक विकास होगा। कई बार क्या होता है कि हम स्वस्थ नहीं होते हैं और स्वस्थ नहीं होने के कारण हमारा ऐसा बहुत सारा काम होता है जो पेंडिंग फंस जाता है, हम उस काम को नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हमारा विकास नहीं होता है। तो कई बार इस तरह का देखा गया। लेकिन कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे शारीरिक विकास। हमारा शारीरिक विकास नहीं हुआ, कोई आदमी का प्रॉब्लम आ गया कि कोई आदमी नाटा हो गया। आजकल यूजीसी बिल आ गया है, यूजीसी बिल का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, बहुत ज्यादा समर्थन भी हो रहा है। तो उसमें इस चीजों सब का दर्शाया गया है कि अगर कोई नाटा है, अगर कोई गोरा है, अगर कोई काला है, अगर किसी लंगड़ा है, लुल्हा है, चाहे वो SC ST समाज का है, चाहे वो OBC समाज का, अगर कोई भी बातों से उसको ठेस पहुंचाता है, अगर उसको रैगिंग करता है, तो उस आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का कानून बहुत ही अच्छा कानून है, इस देश के सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपका शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो आपको फिर से आपको अपने आप मन में होगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं। हमें वहां जाएंगे तो हमको लोग ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा शारीरिक विकास नहीं है, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो लुल्ला हूं, मैं तो एक आंख नहीं है मेरे पास ये समस्या है, शारीरिक समस्या, मतलब कोई भी समस्या हो शारीरिक समस्या में, वह अपने मानसिकता में बैठा लेता है, जिसके कारण उसका भावात्मक और संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है। तो ये हो गया स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। अगला है थकान। क्या है? थकान। थकान में व्यक्ति का क्या करता है, इसे देखना पड़ेगा थकान क्यों इसमें दिया हुआ है। थकान संवेगात्मक विकास पर थकान का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिया। संवेगात्मक विकास पर थकान का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। थकावट के कारण से अक्सर बालक चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। जब बच्चे थके हुए रहते हैं, जब बच्चे थके हुए रहते हैं और उसके बाद अगर आप उसे कोई काम देंगे, कोई काम कहेंगे करने के लिए, तो वो गुस्साएगा, वो चिड़चिड़ापन होगा। तो इसीलिए कहता है कि अक्सर बालक चिड़चिड़ाने लगता है, बालक को शीघ्र क्रोध आने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि बालक के अवांछनीय संवेगात्मक विचार एवं व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। अवांछनीय व्यवहार और विकास उत्पन्न होने लगता है। अगला है बुद्धि तथा मानसिकता। ये समझ में आ गया ना? थकान समझ में आ गया। थकान क्यों जरूरी है? थकान के बाद बालक चिड़चिड़ापन होते हैं और उसके बाद अगर आप कोई काम के लिए कहते हैं, टोकते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वो और ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, जिसका अवांछनीय भावात्मक विकास, अवांछनीय संवेगात्मक विकास होने लगता है, जो नहीं होना चाहिए। आगे बच्चों, बुद्धि तथा मानसिकता। क्या है? बुद्धि तथा मानसिकता। बालक का संवेगात्मक विकास उसकी बुद्धि एवं मानसिकता पर निर्भर करता है। बालक का संवेगात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? उसकी बुद्धि तथा मानसिकता पर निर्भर करता है। संवेगों के विकास एवं बुद्धि के माध्यम से सहसंबंध पाया जाता है। मतलब कहता है कि संवेगों के विकास एवं बुद्धि के माध्यम से संबंध बनाया जा सकता है। अगर संवेगों का विकास है, बुद्धि का विकास है, तो दोनों में सहसंबंध बनाया जाता है। संवेगात्मक कुंठा एवं कष्ट बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। संवेगात्मक रूप से स्थिर बालक अपने मन को पढ़ाई में लगाते हैं। बौद्धिक रूप से दक्ष बालक अपने आप को संवेगात्मक रूप से स्थिर बनाए रखता है। कहता है संवेगात्मक रूप से स्थिर बालक अपने मन को पढ़ाई में लगाता है। जब संवेगात्मक रूप से दक्ष बालक होते हैं तो वह अपने पढ़ाई में मन लगाता है। लेकिन बौद्धिक रूप से जो दक्ष बालक होते हैं वह अपने आप को संवेगात्मक रूप से स्थिर बनाए रखता है, एकदम शांत स्वभाव का रहेगा, किसी से दूसरा से न लेना न देना। अगला है सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिति। क्या है? सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस में कहता है बालक को संवेगात्मक रूप से प्रभावित करने का एक अन्य कारक बालक की सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति
मतलब बालक का जो संवेगात्मक या भावात्मक विकास होगा उसके ऊपर किसके ऊपर निर्भर करता है, समाज कैसा है, सामाजिक के ऊपर निर्भर करता है कि समाज की स्थिति कैसे है। एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एवं क्रो के अनुसार, वो कहते हैं कि निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों में उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक और संतुलन और अधिक संवेगात्मक स्थिरता होती है। क्रो एवं क्रो मनोवैज्ञानिक है, जो यहाँ के मनोवैज्ञानिक नहीं है, दूसरे देश के मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के बालकों को और निम्न वर्ग के बालकों में दोनों में बैलेंस ज्यादा किसका बना रहता है, तो बैलेंस बना रहता है उच्च वर्ग के बालकों को। क्यों? क्योंकि वह सभी चीज से सुखी संपन्न होते हैं, न उसे कोई डिस्टर्ब होता है, न पढ़ाई लिखाई में कष्ट होती है, न आर्थिक समस्याएं होती है, तो इसीलिए उसका बैलेंस अच्छा बना रहता है। लेकिन निम्न वर्ग के जो बालक है उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, चाहे वो कपड़े पहनने से हो, चाहे वो कॉपी और किताब से हो, हर चीजों से उसे लड़ना होता है, उसे लड़ करके लेना होता है, तब वह पढ़ता है, तो उसका बैलेंस नहीं बन पाता है। इसीलिए उच्च वर्ग के बालकों का बैलेंस अच्छा बन जाता है, निम्न वर्ग के बालकों का बैलेंस अच्छा नहीं बनता है। तो ये हो गया सामाजिक स्थिति, या ऐसा समाज में चलता है। अगला है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस। कहता है कि बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने करने वाले कारकों में से एक कारक परिवार की आर्थिक स्थिति है। जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें एक कारक परिवार की आर्थिक स्थिति भी होती है। सामान्यतः धनाढ्य परिवार के बालकों, उसको कहते हैं अधिक धनवान वाले परिवार के बालकों और निर्धन परिवार के बालकों, मतलब अमीर परिवार के बालकों और गरीब परिवार के बालकों वे संवेगात्मक व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। दोनों में भिन्नता पाई जाती है, ये तो निश्चित ही है और पाया भी जाता है, देखा भी जाता है हमारे समाज में कि जो निम्न परिवार के बच्चे हैं उसको बैलेंस नहीं बन पाता है। निम्न परिवार के बच्चों में हर चीज अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन उच्च परिवार के बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार अधिक हो जाती है, क्योंकि वह सभी तरह से संपन्न होते हैं। अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारा ऐसा कारण है जिसके वजह से उच्च वर्ग के बालकों और निम्न वर्ग के बालकों में ईर्ष्या हो सकती है। जैसे पहनावा और हवा को लेकर के, कॉपी किताब को लेकर के, स्कूल को लेकर के, और कई सारे ऐसे समस्याएं होती है जिसका सामना करना पड़ता है। उस आधार पर उच्च वर्ग के बालकों में और निम्न वर्ग के बालकों में ईर्ष्या दोष का भावना देखा जाता है। अगला है अभिभावकों का दृष्टिकोण। क्या है? अभिभावकों का दृष्टिकोण, गार्जियन का दृष्टिकोण क्या होता है। संवेगात्मक विकास पर अभिभावकों का दृष्टिकोण भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक विकास पर अभिभावकों का दृष्टिकोण गहरा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि क्रो एवं क्रो के अनुसार बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत कम समय तक घर से बाहर रहना, मतलब कहते हैं कि बच्चों की उपेक्षा करना, मतलब बच्चों को छोटा छोटा बातों पर उपेक्षा करना, नीचे दिखाना, उसे डांटना दबाड़ना, तो ये उपेक्षा करना, बहुत कम समय तक घर से बाहर रहना, कम समय उसको घर से हम बाहर रखते हैं। बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक क्या होता है? चिंतित रहना। बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हैं और उससे आवश्यकता से ज्यादा वह चिंतित रहता है। बच्चों के सामने उनके रोगों के बारे में बातचीत करना, कोई घर में बीमार है और उसके रोगों के बारे में बातचीत करते हैं वो बच्चों के सामने, जो कि नहीं करना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता से अधिक रक्षा करना, बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य की आज्ञा न देना, बच्चों को प्रौढ़ के समान नए अनुभव न देना और बच्चों को संपूर्ण घर के प्रेम का पात्र बनाना। माता पिता की ये समस्त बातें बच्चों के अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार के विकास में योगदान देती है। अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार को बढ़ाने में सक्षम देता है। जब घर में हम लोग होते हैं, परिवार में हम लोग होते हैं, तो छोटे बच्चे भी होते हैं, उसके सामने कुछ ऐसा बात ना करे जो बच्चे अपने दिल पर ले ले, बच्चे उस बारे में ज्यादा सोचने लगे, समझने लगे, उसको उनके सामने ऐसा कुछ भी बात
नहीं करना है। अगर हम इस तरह का बात करते हैं तो बच्चों में अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार विकास होने लगता है। अगला है, क्या है? सामाजिक स्वीकृति। क्या है? सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति में कहता है कि सामाजिक स्वीकृति भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामाजिक स्वीकृति, समाज क्या चीज को स्वीकृत करता है, क्या चीज को स्वीकृत नहीं करता है, इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है, संवेगात्मक विकास के हो या भावात्मक विकास पर। इसलिए सामाजिक स्वीकृति भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने से या अप्रत्यक्ष रूप से, बिना सामने से प्रभावित करती है। बालक सदैव अपने द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा का इच्छुक रहता है। अपने द्वारा किया गया कार्यों का बालक क्या करता है? अपने द्वारा किया गया कार्यों का प्रशंसा, मतलब हम छोटे बच्चों में क्या अपेक्षा रहती है, क्या अपेक्षा रहती है आपसे कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उस काम का सराहना हो, उस काम के लिए अवार्ड हमको मिले, कहे कि यह काम अच्छा हो, तो प्रशंसा का इच्छुक रहता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बालकों में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है। अगर हम उसके काम को नकार दिए, उसके काम को कहे कि नहीं अच्छा है, तो उसमें क्या हो जाता है? संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्रो एवं क्रो इस विषय में कहते हैं कि यदि बालकों को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है तो उसके संवेगात्मक व्यवहार में उग्रता या शिथिलता आ जाती है। बच्चे, छोटे बच्चे जो काम करते हैं उस काम में उसको अगर समाज के तरफ से स्वीकृति नहीं मिलती है तो क्या होता है कि बच्चे उग्र हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं कि मैंने यह काम किया, अच्छा काम मेरे लिए था, मैंने किया, लेकिन फिर भी समाज इसको स्वीकृति नहीं देती है, तो वह उसके अंदर एक गुस्सा का भावना आता है, संवेगात्मक व्यवहार में उग्रता या स्थिरता आ जाती है। और लास्ट है 10 नंबर। 10 नंबर में है आयु। क्या है? आयु, एज। संवेगात्मक विकास को आयु भी प्रभावित करती है। एज का प्रभाव भी संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। आयु का संवेगात्मक विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आयु बढ़ने के साथ साथ संवेगात्मक परिपक्वता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों में आयु बढ़ती है, छोटे बच्चे होते हैं, फिर उससे थोड़ी बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, तो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है उससे तरह उसमें परिपक्वता आने लगती है, परिपक्वता में परिवर्तन आने लगता है। समझ में आ गया बच्चों? तो आज हम लोग पढ़े हैं इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनलिटी। क्या पढ़े हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनलिटी। और इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट। एरिक्सन का थ्योरी साइकोसोशियल डेवलपमेंट, जो बहुत ही अच्छा थ्योरी है। इसको पढ़ाने के बाद हमारा 3rd यूनिट खत्म हो जाएगा और 4 यूनिट में पढ़ना है हमको सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में फैमिली, स्कूल, पीयर्स, मीडिया, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जो मैं पीडीएफ भेजता हूं उसका नोट्स बनाते रहेंगे। तो फिर भी अगर आपको यहां से समझाते हैं, एक बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद फिर आप नोट्स बनाइए, लिखिए, और लिखने के बाद फिर से आप एक बार वीडियो देखिए। 3 बार हो गया। ये 3 प्रक्रिया को करने में कितना समय लगेगा? 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और 1 से 1.5 घंटा अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको मनोविज्ञान समझने में, आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी समझने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का क्लास, आज का ये जो टॉपिक है, ये 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। 3rd सेमेस्टर में आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में 3 यूनिट हो रहा है, तीसरा यूनिट पढ़ाया जा रहा है। तीसरा यूनिट के हम लोग लास्ट में आ चुके हैं, जिसमें एरिक्सन का थ्योरी पढ़ना है, मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ना है। मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इसका मीनिंग और इसके अर्थ को समझते हुए इसके स्टेजेस तक पहुंचेंगे। उससे पहले हम इससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ले, थोड़ा सा परिचय कर ले कि ये होता क्या है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध सिद्धांत एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को माना गया है। व्यक्ति को अच्छे जीवन जीने के लिए
अगर मनोसामाजिक सिद्धांत को वो अपनाएगा तो निश्चित रूप से वो अच्छे जीवन जी सकता है। ये थ्योरी है एरिक एरिक्सन का। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुप्रसिद्ध सिद्धांत है यह एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड की तरह ही एरिक एरिक्सन का भी मानना है कि व्यक्तित्व का विकास क्रमिक अवस्थाओं में होता है। एक मनोवैज्ञानिक का मैंने पहले ही पढ़ाया था, सिगमंड फ्राइड। उन्होंने जिस तरह से जीवन व्यतीत कैसे होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, उस पर उन्होंने चर्चा किया है। ठीक उसी प्रकार एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में भी बताया है कि व्यक्ति का विकास क्रमिक अवस्थाओं में होता है। और फ्राइड की तरह ही एरिक एरिक्सन भी व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सामाजिक कार्यों को, फ्राइड ने भी सामाजिक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और एरिक एरिक्सन ने भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। फ्राइड के मनोलैंगिक अवस्थाओं के सिद्धांत के विपरीत एरिक्सन का सिद्धांत संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाले सामाजिक अनुभवों के प्रभाव की व्याख्या करता है। मतलब हमारे समाज का प्रभाव कितना हमारे ऊपर पड़ता है और हमारा प्रभाव कितना समाज के ऊपर पड़ता है, इस पर एरिक एरिक्सन का यह मनोसामाजिक सिद्धांत वर्णन करता है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन न करके मनोसामाजिक अवस्थाओं का वर्णन किया। सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। मनोलैंगिक अवस्थाओं का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन किसने किया, तो सिगमंड फ्राइड ने किया। और मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन किसने किया, तो एरिक एरिक्सन ने किया। समझ में आ गया। एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत फ्राइडवादी व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं संगठित है। कहा कि फ्राइड का जो सिद्धांत है मनोलैंगिक सिद्धांत, उससे ज्यादा व्यवस्थित कौन है, मनोसामाजिक सिद्धांत। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में ईद को अधिक महत्व दिया है। पढ़ाया था ना मैंने सिगमंड फ्राइड का ईड, ईगो, सुपर ईगो, तो ईड को ज्यादा महत्व दिया है, जबकि एरिक्सन ने अहम को ज्यादा दिया है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक, समाज एवं अहम में होने वाले संघर्ष पर बल दिया है। सांस्कृतिक, हम जहां रहते हैं वहां का कल्चर कैसा है, सांस्कृतिक हो गया। समाज, जहां रहते हैं वहां का समाज और अहम, उस तीनों के बारे में वर्णन किया है। किसने, एरिक्सन ने बल दिया है। व्यक्तित्व के विकास को उन्होंने मनोसामाजिक अहम विकास की संज्ञा दी है। उन्होंने फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व के विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन 8 अवस्थाओं का विकास एक क्रम से होता है। अब 2 मनोवैज्ञानिकों की बात आ गई। एक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड, दूसरे मनोवैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन। पहले सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ता है, कौन कौन से स्टेजेस होकर आगे बढ़ता है, उसका वर्णन किया था और उसमें अहम का महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इसमें मनोसामाजिक विकास में एरिक एरिक्सन ने उससे थोड़ा सा हटके अपना एक अलग बनाया, लेकिन है दोनों सेम ही। जीवन जीने के लिए दोनों के सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि यह सिद्धांत व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उन्होंने भी 8 अवस्थाओं से व्यक्ति को गुजार करके जीवन का अंत किया और इन्होंने मतलब एरिक एरिक्सन ने भी व्यक्ति को जीने के लिए 8 अवस्थाओं से गुजरना पड़ा है। तो देख लेते हैं इसमें से सबसे पहला जो है, इसीलिए मैंने बताया एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लिए कि एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोसोशियल डेवलपमेंट। क्या, साइकोसोशियल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। जिसमें से सबसे पहला अगर स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट की बात करें, स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट मतलब हो गया कि मनोसामाजिक विकास के अवस्थाएं कितने हैं, इस अवस्थाएं के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने भी 8 अवस्थाएं बताए हैं। 8 अवस्थाएं में से जो सबसे पहला अवस्था है वह कौन सा अवस्था है, वह है शैश अवस्था। शैश अवस्था, आपको पता है कि शैश अवस्था का एज क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर के 2 वर्ष तक शैश अवस्था होता है। कौन सा अवस्था, शैश अवस्था होता है, जन्म से 2 वर्ष। समझ में आ गया, जन्म से 2 वर्ष शैश अवस्था होता है।
इसमें क्या क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास। क्या होता है बच्चों के अंदर? विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास में कहता है कि एरिक्सन के सिद्धांत की यह प्रथम अवस्था जन्म के लेकर के 2 साल तक होती है। जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य अभिभावकों से सतत उचित स्नेह प्यार आदि मिलता है, उनसे विश्वास का भाव विकसित होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं, लगातार उनसे मिलते हैं, लगातार उन्हें गोदी में लेकर के खिलाते हैं, लगातार उसे खाना खिलाते हैं, लगातार जो उनके पास रहते हैं उनके ऊपर उनको विश्वास होने लगता है। ठीक है। इसके विपरीत माता पिता या अभिभावकों द्वारा जिन बच्चों को रोते बिलखते तथा चिल्लाते हुए छोड़ दिया जाता है तो दूसरे के प्रति अविश्वास विकसित हो जाता है। कई बार बच्चे रो रहे हैं, छोड़ दिया, बच्चे बिलख रहे हैं, छोड़ दिया, चिल्ला रहे हैं, छोड़ दिया। इस बीच क्या होता है कि बच्चों के अंदर अविश्वास पैदा होती है, जिससे उसे दूसरों के बारे में शक तथा दूसरों से अनावश्यक डर उत्पन्न हो जाता है। शिशु में स्वस्थ व्यक्ति का विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उनके जीवन में विश्वास के अनुपात में अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। जब दोनों तरह के घटनाएं होते हैं तो छोटे बच्चे ये समझने लगते हैं कि मेरे जीवन में विश्वास अनुपात अविश्वास में ज्यादा कौन है, विश्वास है या अविश्वास है। विश्वास एवं अविश्वास दोनों स्थिति में होने पर शिशु के सक्षम संकट उत्पन्न हो जाता है। जब वह इन संकटों का समाधान कर लेता है तो शिशु में एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित हो जाता है, जिसे आशा कहते हैं। जब बच्चा दोनों में, विश्वास और अविश्वास दोनों में कंपैरिजन करता है कि मेरे साथ क्या ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा होने लगता है बच्चा उसी पर आशा हो जाता है। जैसे उसको अगर ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है, ज्यादा विश्वास है किन्हीं के ऊपर, तो वह आशा विश्वास की ओर बढ़ता है। अगर उसको अविश्वास मिल गया तो उसका किधर बढ़ेगा? आशा अविश्वास की ओर बढ़ेगा, निराश की ओर बढ़ेगा। अगला है, ये तो हो गया शैशव अवस्था जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, विश्वास बनाम अविश्वास, समझ में आ गया। दूसरा है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था 3 से 4 वर्ष, शुरुआती का, प्रारंभिक मीन शुरुआती का बाल्य अवस्था 3 से 4 साल का होता है। स्वाधीनता बनाम शर्म, इसमें क्या होता है? स्वाधीनता बनाम शर्म। कहता है कि एरिक्सन के सिद्धांत की दूसरी अवस्था 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों में होते हैं। जब बच्चे में अपने माता पिता तथा देख रेख करने वाले के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तब बच्चे में यह भाव उत्पन्न होता है। यह भाव कब उत्पन्न होता है? जब अपने मम्मी पापा के पास या कोई बच्चे देख रेख करने वाले हैं उसके ऊपर पूरे विश्वास हो जाता है, तब यह भाव विकसित होता है। कौन सा? प्रारंभिकता अवस्था। कौन सा? प्रारंभिकता अवस्था शुरुआत होती है। तो उसको कहते हैं, आगे कहता है, वे अपने से खाना खाना, कपड़े पहनना तथा शौच करना आदि कार्य करना पसंद करने लगता है। इस एज में 3 से 4 साल में बच्चे ये चीज सीखने लगता है, करने लगता है। खुद से कपड़ा पहनना, खुद से शौच करना, खुद से स्कूल जाना, ये सब सीखने लगता है। इस अवस्था में वे आत्मनिर्भर होना चाहता है, खुद से सब कुछ करना चाहता है। ऐसे समय पर माता पिता को अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जब बच्चे कुछ काम करने लगते हैं तो माता पिता का क्या दायित्व बनता है कि उस बच्चे को प्रोत्साहित करें। वाह, बहुत अच्छा, आज तुम खुद से कपड़ा पहन लिया, बहुत अच्छा, आज देखो मेरा बेटा खुद से खाना खा रहा है। ये क्या हो गया? प्रोत्साहन। उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो ये हो गया। दूसरी तरफ एक कठोर स्वभाव के माता पिता प्रायः बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते या पीटते हैं। दूसरी तरफ एक माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो साधारण कुछ भी नहीं करते रहता है बच्चा, फिर भी उसे डांटते डपटते रहते हैं। तो इस तरह के माता पिता भी होते हैं, जिससे बच्चे को अपनी क्षमता पर शक होने लगता है। शक क्यों ना हो भाई, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे डांट मिल रही है, तो शक तो होना ही है कि मैं कुछ गलत तो नहीं हूं। अपने आप पर भी शक होने लगता है, जिससे वे अंदर ही अंदर लज्जा अनुभव करता है। अंदर ही अंदर क्या अनुभव करता है? लज्जा अनुभव करता है, यानी शर्म। लज्जा यानी शर्म अनुभव करता है। जब बालक स्वयंत्या बनाम लज्जा तथा शक के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तब उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, इसे इच्छा शक्ति कहा जाता है।
जब बच्चों इस समस्या से भी निकल जाते हैं तब जो उत्पन्न होती है उसे इच्छा शक्ति कहते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे शक तथा लज्जा की परिस्थिति में भी खुलकर आत्मनियंत्रण का प्रयोग करके व्यवहार कर पाते हैं। उसके बाद जब इस तरह का भावना होने लगता है, या शर्म हो या लज्जा हो, जब ये चीज होने लगता है तो क्या होता है कि उसके बाद बच्चे खुल करके करने लगते हैं, चाहे उसे पिटाई ही क्यों ना लगे। आप लोग गांव घर में सुनते होंगे, एक वर्ड आता है हेहर बच्चा है ये, हेहर, बहुत बदमाश बच्चा है ये। मतलब क्या, बच्चे को आप वैसा बना दिए हैं कि वह आपके बात अब सुनने को तैयार नहीं है, उसे शर्म लिहाज सब भूल गया है, वह उसे गलती सही क्या है नहीं है वो सब भूल गया है, उसे जो मनाता है वह स्वतंत्र रूप से करने लगता है। अगला है पहल बनाम दोष। क्या है? पहल बनाम दोष। यह किस एज में होता है? 4 से 5 वर्ष के एज में होता है, जो खेल अवस्था होती है, खेलने की अवस्था 4 से 5 वर्ष। पहल बनाम दोष इसको कहा जाता है। इसमें कहता है एरिक्सन के सिद्धांत की तीसरी अवस्था क्या होती है? पहल बनाम दोष, जो 4 से 5 वर्ष की होती है। यह बालकों का प्राक स्कूल वर्ष होता है, मतलब स्कूल से पूर्व। प्राक स्कूल मतलब खेल अवस्था, मतलब स्कूल से पूर्व, प्राक स्कूल इसको कहा जाता है। प्राक स्कूल अवस्था वर्ष होता है तथा यह अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था की होती है। जब बच्चों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है तो वे अपने आसपास के वातावरण में अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता है तथा नई नई उत्सुकता दिखलाना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा इस एज में आता है 4 से 5 वर्ष में, तो वह अन्वेषण करना शुरू कर देता है, वह क्रिएटिव माइंड का होता है, वो कुछ कुछ करने लगता है, वह क्वेश्चन ज्यादा करने लगता है, वो ये उम्र उसका शुरू हो जाता है, उत्सुकता दिखलाना प्रारंभ कर देता है। अगर जैसे पूछेगा कि पापा सूरज इतना छोटा क्यों है, ये बल्ब कैसे जलता है, मतलब उसके पास सवालों का ढेर रहता है इस एज में। इस अवस्था में अनेक बच्चे संज्ञानात्मक क्रियाकलाप दिखलाते हैं जिससे पहल की संज्ञा दी गई है। माता पिता को चाहिए कि वे इनके इस प्रयास की सराहना करें। यदि किसी कारण से माता पिता बच्चे के इस पहल की आलोचना करते हैं या उन्हें दंडित करते हैं तो इससे बच्चों में दोष भावना उत्पन्न हो जाता है। बच्चों में जब पहल का अनुपात इस दोष भावना के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है जिसे उद्देश्य कहते हैं। जब बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं इसको कहा गया है खेल। जब बच्चे खेल रहे हैं, क्रिएटिव माइंड कर रहे हैं, उसमें जो माँ बाप का प्रोत्साहन होता है कि हाँ हाँ मेरा बेटा खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, इस चीज में आगे बढ़ेगा, ये प्रोत्साहन हो गया, ये अगर करेगा तो वह बच्चे को मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अगर बच्चे कुछ खेलने जाएगा और उसे उसके माता पिता डांट डपट देगा तो उसका मनोबल क्या होगा? कम हो जाएगा। जब मनोबल कम हो जाता है तो उसी समय वह उद्देश्य लेता है, उद्देश्य कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बालक में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। लक्ष्य उन्मुखी मतलब उसी समय वो माइंड में सेट करता है कि नहीं, इसमें मना करता है, हमको ये करके दिखाना। देखिएगा छोटे बच्चों में जब आप किसी चीज के लिए मना करेंगे कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो वो बच्चे जानबूझ करके वही काम करेंगे। आग को नहीं छूना है, वो आग से ही खेलना चाहेगा। उसे पानी में नहीं जाना है, पानी नहीं गीजना है, वह पानी ही गीजेगा। तो ये चीज उसमें देखा जाता है। अगला है परिश्रम बनाम हीनता। क्या है? परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता में क्या होता है कि यह स्कूली एज होता है, स्कूल अवस्था होता है, यह 6 से 12 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 से 12 वर्ष के एज में परिश्रम बनाम हीनता होता है। यह 6 से 12 वर्ष तक होता है। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बालकों में पहले से भिन्नता प्रकार की नवीन अनुभूतियां प्राप्त हो जाती है तो वे अपने ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशलों को सीखने में लगाना प्रारंभ कर देता है। यहाँ वे अपनी प्राप्त सफलता एवं उसकी पहचान से अत्यधिक प्रोत्साहित भी होता है। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से जब वो आएंगे उसे आप प्रोत्साहित कर दीजिए, देखिए वो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। जिस परिश्रम की संज्ञा दी गई है, बच्चे इस अवस्था में स्कूल में ही
अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। इस छोटे बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसे चाहे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रहे, उसको स्कूल में बहुत ज्यादा मन लगते रहता है तथा ऊर्जा व्यय करते हैं, खूब खेलता कूदता है। इसीलिए शिक्षक तथा संगी साथी का प्रभाव यहाँ महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षकों की प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, स्कूल का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। उसी समय ये देखा जाता है। यदि छात्र को अपने कार्य में असफलता प्राप्त होती है, कोई काम कर रहा है और असफल हो गया, वह काम नहीं हो पाया, तो इससे बच्चों में हीनता का भाव विकसित होता है। कोई काम वह कर रहा है, वो काम नहीं होगा तो बच्चों में हीनता का भावना उत्पन्न होता है ना। इसी प्रकार से यदि बालक को तुच्छ कार्य पर सफलता प्राप्त होती है, यदि बालकों को तुच्छ कार्य पर सफलता प्राप्त होती है तो उसमें परिश्रम का भाव विकसित नहीं हो पाता है। वो छोटा सा काम करेंगे और उसे सफलता मिल जाएगी तो उसे तुच्छ नहीं महसूस होगा। प्रायः जो छात्र परिश्रम बनाम हीनता के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिससे सामर्थ्यता की संज्ञा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप छात्रों में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वे वातावरण के साथ ठीक ढंग से निपटने में सक्षम हो सके। समझ में आ गया बच्चों? जब बच्चे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ काम करते हैं और नहीं सफल हो पाते हैं तो हीनता उत्पन्न होती है। इसीलिए इसमें कहा गया है परिश्रमहीनता उत्पन्न होती है। अगर वह कोई काम करता है और सफल हो जाता है तो उसे परिश्रम कहा जाता है। टीचर्स के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, फादर्स के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। अगला है बच्चों पहलवान बनाम किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या कहते हैं? किशोरावस्था 5 नंबर है ना, किशोरावस्था इसको कहते हैं अभिज्ञान बनाम भूमिका। अभिज्ञान बनाम भूमिका या पहचान बनाम संभ्रांति भी इसको कहते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है 13 से 18 वर्ष की होती है। क्या होती है? 13 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था को किशोरावस्था भी कहते हैं, पहचान बनाम संभ्रांति भी इसको कहते हैं। कहता है कि एरिक्सन के सिद्धांत की 13 से 18 वर्ष की होती है 5वीं अवस्था, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वे कौन हैं। उसके मन में हमेशा से यह सवाल आता है कि वे कौन है, वे किसके लिए है तथा वे अपने जीवन में किधर जा रहे हैं। इसे एरिक्सन महोदय ने पहचान की संज्ञा दी है। इसको क्या क्या पहचान की संज्ञा? वह कौन है, किसके लिए है, ये जो पहचानने का काम होता है ना, ये इसी एज में होता है 13 से 18 वर्ष की एज में अभिज्ञान बनाम भूमिका में होता है। किशोरावस्था को किशोरों को विभिन्न नवीन भूमिकाएं करनी होती है। यदि किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाता है तथा अपने भविष्य का रास्ता निश्चित नहीं कर पाते हैं तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति की स्थिति होते हैं। व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में, छोटे बच्चे उस समय तक अगर निर्धारित लक्ष्य नहीं कर पाता है तो उस समय वो अभिन्न होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ये अभिन्न होते हैं। जब किशोर पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कर्तव्य प्राणीयता की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप किशोरों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। समझ में आ गया बच्चों? ये था पहचान बनाम संभ्रांति, जिसको किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या क्या होता है? 13 से 18 साल के व्यक्ति बच्चे क्या क्या करते हैं? वह बहुत ज्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से अपने कंपैरिजन करते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं जीवन में, अपने मम्मी पापा का गुण भी अपने ऊपर उतारते हैं। ये सभी चीजें देखा जाता है किस एज में? इस एज में 13 से 18 वर्ष के एज में। अगला है तरुण वयस्क अवस्था, 19 से 35 वर्ष होता है इसका तरुण वयस्क अवस्था 19 से 35। इसमें घनिष्ठता और बनाम अकेलापन होता है। 19 से 35 में कौन लोग आते हैं? 19 से 35 में हम लोग आते हैं। 28-29 साल हो गया तो हम लोग इसी में आते हैं तरुण वयस्कावस्था में। 1935 वर्ष है। इसमें कहता है कि घनिष्ठता बनाम अलगाव होता है। कैसे होता है? एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की
छठी अवस्था 19 से 35 वर्ष की होती है। कब? 19 से 35 वर्ष की होती है। इसे आरंभिक वयस्क अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आरंभिक वयस्क अवस्था भी कहते हैं। इसे आरंभिक वयस्क अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक धनात्मक संबंध बनाता है। इस एज में क्या करता है? व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है कि इसके साथ मेरा जीवन अच्छा चलेगा। इसी एज में ना बच्चों शादी करता है लोग। इसमें 19 से 35 वर्ष के एज में मैक्सिमम लोग शादी करता है। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि इस आरंभिक वयस्क अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाते हैं। धनात्मक मतलब ये अगर मेरा जीवन साथी हो जाएगा, ये हो जाएगी, तो मेरा जो जीवन होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, सरल हो जाएगा। इसीलिए इसे धनात्मक संबंध कहता है। व्यक्ति में जब दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। अगर किसी को दूसरे के प्रति घनिष्ठता होती है तो वह अपने आप को सुपुर्द कर देता है कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। घनिष्ठता इतना हो जाता है कि ये भी कह देता है कि ये जो शरीर है, ये जो तन है, ये जो मन है, मेरा सब कुछ ये तुम्हारा ही है। तो समर्पित कर देता है, तो वह अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। इस अवस्था का मुख्य संघर्ष घनिष्ठता बनाम अलगाव होता है। जो लोग इस संघर्ष का सही समाधान कर लेते हैं उसमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। कई बार क्या होता है, ऐसा करने पर भी हम अपने आप को सुपुर्द भी कर देते हैं कि हम तुम्हारे हैं, फिर भी इस अवस्था में कई बार लोगों को अलग रहना पड़ता है, अकेलापन महसूस हो जाता है। क्योंकि जिसको हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं, वह व्यक्ति हमको एक्सेप्ट करे तब तो। वह एक्सेप्ट कर लिया तब तो धनात्मक है, वह एक्सेप्ट नहीं किया तो ऋणात्मक है। मतलब वहां पे हीनता हो जाएगी और वहां पे अकेलापन महसूस हो जाएगा, वह व्यक्ति अकेला हो जाएगा, जिसे प्यार कहा जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव के संघर्ष का समाधान ठीक से नहीं कर पाते हैं, वे संवेगिक रूप से अलग तथा दूसरों को प्यार देने एवं दूसरों से लेने में असमर्थ रहता है। जब व्यक्ति में अकेलापन होता है उसके बाद वह न किसी दूसरे से प्यार ले पाता है, न किसी दूसरे को प्यार दे पाता है। अगला है बच्चों तरुण वयस्क अवस्था हो गया। मध्य वयस्क अवस्था क्या होता है? मध्य वयस्क अवस्था। मध्य वयस्क अवस्था 36 से 55 साल का होता है। मध्य वयस्क अवस्था मतलब बीच की वयस्क अवस्था 36 से 55 साल होता है। इसको कहते हैं जननात्मक बनाम ठहराव। क्या कहते हैं? जननात्मक बनाम ठहराव। जननात्मक बनाम ठहराव में यह 36 से 55 वर्ष की आयु की होती है। इस अवस्था को व्यक्ति की मध्य अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति में जन्नात्मकता का भाव अर्थात अगली पीढ़ी के लिए कुछ धनात्मक चीजों को एकत्रित करना चाहता है। इस एज में क्या करता है कि अगली पीढ़ी के लिए व्यक्ति कुछ अर्जित करना चाहता है। ये किस अवस्था में? मध्य वयस्क अवस्था में अगली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता है कि वह हम उसके लिए धन जमा करें, अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा घर बना दे, अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा कार हो जाए, अगली पीढ़ी के लिए सब कुछ ये सोचने लगता है। अर्थात अगली पीढ़ी के लिए कुछ धनात्मक चीजों को एकत्रित करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जन्नात्मक से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज जिसमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। वो इतना चिंतित होने लगते हैं, इतना चिंतित होने, आगे के लिए मेरे बेटे के लिए ये करना है, वो करना है, वहां पटोरी में जमीन खरीद देना है, वहां एक अच्छा घर बना देना है, कार उड़ रहेगा। ये अगली पीढ़ी के लिए इतना चिंतित हो जाता है कि बहुत ज्यादा उसे परेशानी होने लगती है। जन्नात्मकता में उत्पादकता तथा सार्वजनिकता भी सम्मिलित होती है। जैसे शिक्षकों अपने छात्रों की उचित शिक्षा दीक्षा के विषय में समुचित चिंतित रहते हैं। हम जैसे अपने बच्चों के लिए ये चाहते हैं। मैं कॉलेज में भी रहता हूं तो ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं, जब कॉलेज में नहीं रहता हूं तो हम ऑनलाइन क्लास लेता हूं, यूट्यूब पर क्लास लेता हूं। इससे मेरा क्या फायदा है?
मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूं कि उसे किसी न किसी तरह से कामयाब बनाना है, उसे किसी न किसी तरह से लक्ष्य तक पहुंचाना है। जैसे शिक्षकों के अपने छात्रों के लिए उचित शिक्षा दीक्षा विषय में समुचित चिंतित रहते हैं, हम भी चिंतित रहते हैं। वे जन्मात्मकता के उदाहरण है। जब व्यक्ति में जन्मात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो उनमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जब जन्मात्मकता उत्पन्न नहीं होती है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? उसमें ठहराव उत्पन्न हो जाती है। अगला है बच्चों, ये है परिपक्वता। 8 नंबर में क्या है? परिपक्वता। ये 55 से ऊपर वर्ष के लिए होता है। 55 वर्ष से जो ऊपर होते हैं लोग, उनके लिए होता है परिपक्वता। कहते हैं ना, ये परिपक्व हो गए हैं। तो इस एज में क्या क्या होता है? कहते हैं कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। इस सिद्धांत में 55 वर्ष से प्रारंभ होकर मृत्यु की अवस्था तक सम्मिलित है। 55 वर्ष से यह शुरू होता है और मृत्यु अवस्था तक चलता है। कौन सा उम्र? यह परिपक्वता का उम्र 55 से लेकर के कब तक चलता है? मृत्यु अवस्था तक सम्मिलित है। इस अवस्था को बुढ़ापा की अवस्था कहा जाता है। हमारे समाज में इसे बुढ़ापे की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर, विशेषकर उसमें प्राप्त सफलता होती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का ध्यान अब भविष्य से हट करके अब आगे के बारे में नहीं सोचता है। अब भविष्य को छोड़ करके पीछे में मैंने क्या क्या किया, पीछे मैंने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं कर पाया, जितने भी पीछे के जीवन में उन्होंने किया है वो सभी चीजों को वो आकलन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति ध्यान भविष्य से हटा करके और क्या लगाते हैं? बीते हुए दिनों पर विशेषकर लगाते हैं। सफलताओं एवं असफलताओं की ओर अधिक होता है। यदि व्यक्ति अपने पिछले समय का मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करता है, पिछले जन्म की मूल्यांकन, पिछले जन्म क्यों है भाई? पिछले जन्म क्यों होगा? यदि व्यक्ति अपने पिछले समय मतलब जो बीता हुआ समय है उसके बारे में आकलन करेगा और अनुभव करेगा, मूल्यांकन धनात्मक ढंग से करेगा, पॉजिटिव सोचेगा, अर्थात सफलता अधिक एवं असफलताएं कम होने का अनुभव करता है तो उनमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है। जब वह व्यक्ति ये चीज सोचते रहता है, मैंने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, क्या किया, क्या नहीं किया, जब यह सब कुछ पॉजिटिव अधिक है, जब पॉजिटिव अधिक रहता है तो उसके अंदर संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है कि हमने अपने जीवन में संपूर्ण चीज अचीव किया, संपूर्ण चीज प्राप्त किया। यदि वे यह समझते हैं कि उनकी पिछली उपलब्धियां ऋणात्मक रही है तो उनमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। जैसे लगता है ना कि मुझे ये काम करना था, मैं नहीं कर पाया। जब ये चीज नकारात्मक सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि नकारात्मक सोचने पर उपलब्धियां ऋणात्मक ही रहेगी, तो उनमें निराशा का भाव विकसित होता है। इस अवस्था में किसी मनोसामाजिक शक्ति का विकास नहीं होता है क्योंकि यह मृत्यु की अवस्था होती है, इसलिए कोई मनोसामाजिक शक्ति का विकास नहीं होता है। अतः लास्ट में हम ये कहेंगे एरिक एरिक्सन की विशेषता इस बात से में है कि वह मनोलैंगिक फ्राइडवादी सिद्धांत और बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के कारकों के विषय में वर्तमान ज्ञान के माध्यम से रिक्तता है उसमें भरने का प्रयास करते हैं। जो इन्होंने कहा एरिक एरिक्सन ने कि जो सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की क्षमता दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, उसमें जो चीज भी कमी है उसको हम भरने का काम करते हैं। तो ये था बच्चों हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर में MIC हो या थर्ड सेमेस्टर में MJC हो, दोनों बच्चों के लिए यह डेवलपमेंटल साइकोलॉजी चल रही है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आज हम लोग पढ़े हैं, कौन सा टॉपिक पढ़े हैं? एरिक एरिक्सन एक ये मनोवैज्ञानिक है। एरिक एरिक्सन, उन्हीं का थ्योरी का नाम क्या है? साइकोसोशियल डेवलपमेंट। उसका परिचय पढ़े हैं और उसका स्टेजेस पढ़े हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए।